हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 14 जिसमें हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं सोनोमीटर। तो अभी तक जो हम सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में स्टडी कर रहे थे वो पूरा थेरोटिकल पार्ट हमने स्टडी किया है। अभी एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में होता है, वो हम लोग देखने वाले। तो सोनोमीटर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता है और इसका यूज़ क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, किसके लिए एक्चुअल में इसका यूज़ होता है। तो बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है। प्रैक्टिकल में आपको सोनोमीटर होगा, सोनोमीटर का यूज़ करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोनोमीटर। तो देखो बच्चों, सोनोमीटर का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। ये तो प्रैक्टिकल बेस्ड के लिए उन्होंने बनाया है, प्रैक्टिकली हम लोग साउंड ऑब्जर्व कर सकें, कैसे साउंड स्टेशनरी वेव्स यहाँ पे फॉर्म होती है स्ट्रिंग के ऊपर एंड कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, वो ये प्रैक्टिकली हम लोग अपने लैब में लैबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ पे है, जैसे कि आप लोग वायलिन यूज़ करते हैं, गिटार, तानपुरा, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपने देखा है कि एक बहुत ही बड़ा वुडन बॉक्स होता है, राइट ना। और वो वुडन बॉक्स में वो पूरा अंदर से एम्प्टी होता है ताकि लार्जर मास ऑफ एयर वहाँ से वाइब्रेट हो सके। वो क्यों करते हैं, अगर इसमें से एयर वाइब्रेट होती है तो इसके ऊपर, जैसे कि वुडन बॉक्स के ऊपर, जैसे कि हम लोग गिटार देखते हैं, गिटार के वुडन बॉक्स के ऊपर एक स्ट्रिंग लगाई होती है। वो स्ट्रिंग कैसे होती है, दो एंड को फिक्स्ड होती है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे दो एंड को ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग के वाइब्रेशन स्टडी किए हैं, तो वैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग एक वुडन बॉक्स के ऊपर, इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, ये पूरा अंदर से खाली है ताकि इसमें से लार्ज एयर वाइब्रेट हो सके। और वो एयर की वजह से इसके ऊपर जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में से लार्जर साउंड सुनाई दे। तो ये जो स्ट्रिंग है ये भी दोनों एंड को फिक्स्ड है। कैसे, देखो यहाँ पे एक हैंगर है, वहाँ पे इसको फिक्स किया है और यहाँ से इस पुली के ऊपर से यहाँ पे उन्होंने स्लॉटेड वेट्स अटैच किए हैं। तो ये स्लॉटेड वेट्स की वजह से क्या होगा, इसको टेंशन आएगा, स्ट्रिंग को टेंशन किस डायरेक्शन में आएगा, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है। तो ये स्लॉटेड वेट है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको टेंशन रहेगा, तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है। इसका मतलब ये दोनों एंड से फिक्स्ड है और जितना अच्छा टेंशन रहेगा उतना अच्छा वाइब्रेशन होगा, उतना लार्ज साउंड हमें सुनाई देगा। तो ये वुडन बॉक्स उसी के लिए, ताकि उसमें से लार्जर एयर वाइब्रेट हो और उसकी वजह से उसमें से जो साउंड निकले ये स्ट्रिंग में से वो एम्प्लीफाइड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला, लार्जर इंटेंसिटी वाला साउंड यहाँ से हमें सुनाई दे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें वाइब्रेशंस हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या क्या है नाम बता देती हूँ। ये एक साउंड बॉक्स है जो कि वुडन बॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके बाद दो ब्रिजेस यहाँ पे रखे हैं, जिन ब्रिजेस के ऊपर एक स्ट्रिंग हमने अटैच की है। यहाँ पे ये जो हुक है, इस हुक को लगा के एक स्ट्रिंग अटैच की है। वो स्ट्रिंग यहाँ पे एक पुली के ऊपर से गई है, इसको कहते हैं पुली, राइट ना। तो ये पुली के ऊपर से यहाँ से वो स्ट्रिंग गई और फिर हमने यहाँ पे स्लॉटेड वेट अटैच किए ताकि उस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस्ड हो, इसके लिए यहाँ पे स्लॉटेड वेट अटैच किए। उसके बाद देखो ये क्या है, ये दोनों ब्रिजेस हैं और यहाँ पे देखो एक हमें ऐसे कुछ तो भी दिखाई दे रहा है। ये हमने क्या रखा है, इसके ऊपर एक पेपर राइडर रखा है। पेपर राइडर मतलब पेपर का एक टुकड़ा रखा है, छोटा सा पीस रखा है। वो यहाँ पे रखने के बाद क्या होगा, इससे हमें सुनाई देगा। अगर यहाँ पे हमने वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया ये स्ट्रिंग में, तो क्या होगा, ये ऐसे वाइब्रेट होगी, राइट ना। ये वाइब्रेट होगी तो यहाँ पे नोड क्रिएट होगा, यहाँ पे नोड क्रिएट होगा एंड यहाँ पे एंटी नोड क्रिएट होगा। तो जितना लार्जर वो वाइब्रेट होगी, लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होगी, तो ये पेपर भी क्या होगा, वाइब्रेट होगा और उसकी वजह से ये पेपर नीचे गिरेगा। जहाँ पे पेपर नीचे गिरा तो समझ लो ये लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट हो रही है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, आप वाइब्रेशंस ऐसे प्रोड्यूस करो ताकि इसमें से सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही बाहर निकले, फंडामेंटल नोड ही इसमें से प्रोड्यूस्ड हो।
अगर हमने यहाँ पे सपोज फर्स्ट ओवरटोन प्रोड्यूस किया, फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है, उसमें 2 लूप्स होते हैं, ऑलरेडी हमने स्टडी किया। अगर हमने फर्स्ट ओवरटोन प्रोड्यूस किया मतलब 2 लूप्स प्रोड्यूस किए तो क्या होगा, यहाँ पे नोड आएगा जहाँ पे हमने पेपर राइडर रखा है, यहाँ पे नोड आएगा, नहीं तो कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी आ सकती है, मतलब कोई दूसरा वाइब्रेशन आ सकता है, कम फ्रीक्वेंसी वाला, कम डिस्प्लेसमेंट वाला वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर नोड आया, कम डिस्प्लेसमेंट आया तो पेपर नीचे गिरेगी नहीं, और हमें लार्जर साउंड चाहिए तो यहाँ पे पेपर नीचे गिरना चाहिए ताकि वहाँ पे लार्जर एम्पलीट्यूड वाला साउंड सुनाई दे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 ब्रिजेस के बीच में एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, ये ट्यूनिंग फॉर्क करता है। ट्यूनिंग फॉर्क का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे। आपको ट्यूनिंग फॉर्क मैंने ऑलरेडी बताया, ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है। ट्यूनिंग फॉर्क एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जो कि हम लोग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें वाइब्रेशन कैसे लाते हैं, एक रबर पैड होता है, रबर पैड के ऊपर इसको हैमर करते हैं, हैमर करने के बाद वो वाइब्रेट होने लगता है। मतलब जैसे कि कोई चीज़ देखो, ऐसे अगर हमने किसी चीज़ के ऊपर हैमर किया तो थोड़ी देर के लिए वो ऐसे वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होंगे वो वाइब्रेशन अगर हम यहाँ पे रखेंगे, सपोज आप ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे रखते हो, तो वो वाइब्रेशन इस साउंड बॉक्स को भी जाते हैं और उसके साथ साथ वो स्ट्रिंग को भी मिलते हैं। तो जैसे ही वो वाइब्रेशन स्ट्रिंग को मिलेंगे तो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, और जहाँ पे लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वो वाइब्रेशन करेगी, जब ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इस स्ट्रिंग के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होगी, तब ये लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट, जैसे कि स्विंग को अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, मतलब हम एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते तो स्विंग ऐसे वाइब्रेट होता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी होती है कि स्विंग सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड देता है। कब देता है, जब स्विंग की खुद की फ्रीक्वेंसी एंड बाहर की फ्रीक्वेंसी, मतलब हम जो अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों जब मैच होती है तो स्विंग लैडर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होता है। सेम उसी तरह ये ट्यूनिंग फॉर्क जब हम यहाँ पे रखेंगे तो उसके वाइब्रेशन जब इस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से मैच होंगे तो वो लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होगा। ये कैसे पता चलेगा लार्जर एम्पलीट्यूड वाइब्रेट हुआ है, जब ये पेपर राइडर नीचे गिरेगा। जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी तो पेपर राइडर नीचे गिरेगा, नीचे गिरा तो समझ लेना यहाँ पे स्ट्रिंग लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, तो ऐसा ये सोनोमीटर होता है। अब देखो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया कि इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, तो हमें स्ट्रिंग के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सब लोग बोलेंगे क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, n इज इक्वल टू 1/2L √T डिवाइड m। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें ये सभी बातें पता होनी चाहिए कि कौन सा लेंथ है, कौन सा टेंशन है, कौन सा मास है। ये मास नहीं है, ये लीनियर मास डेंसिटी है, ऑलरेडी मैंने बताया है। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उसको हम लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। तो ये लीनियर मास डेंसिटी जो कि हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ये जो कंसेप्ट है वो हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 2 ब्रिजेस जो रखे हैं हमने, ये 2 ब्रिजेस के ऊपर जो वायर है, जितनी वायर है वो रहेगी आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, एल क्या लेने वाले हम लोग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो यहाँ पे 2 ब्रिजेस के बीच में जो लेंथ है, क्योंकि देखो यहाँ पे वायर टच हुई है, यहाँ पे वायर टच हुई है, तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली यहाँ पे नोड रहेगा, यहाँ पे नोड रहेगा, और फिर ऐसा वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, राइट ना, क्योंकि फिक्स्ड एंड हम लोग इसको कहेंगे। यहाँ पे क्लैंपिंग ही किया तो वहाँ पे हम लोग नोड ही प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन होती है तो रिएक्शन क्या होगी, उसकी अपोजिट रिएक्शन होगी, राइट ना, न्यूटन्स एज पर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे जब पार्टिकल कोलाइड होगा, तो पार्टिकल कोलाइड होने के बाद इसकी अपोजिट रिएक्शन वो देगा, क्योंकि यहाँ पे वायर टच हुई है, तो यहाँ पे उसके अपोजिट रिएक्शन मिलेगी, और उसके बाद बाकी के सभी पार्टिकल उसके अपोजिट रिएक्शन में वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे और स्टेशनरी वेव हमें मिलेगी। तो इसकी जो लेंथ है ये हम लोग ये एल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है। सो एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि 2 ब्रिजेस के बीच में है, वो हम लोग लेने वाले हैं। ऐसे प्रैक्टिकल आप लोग करते हो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। उसके बाद देखो हर एक चीज़ अगर आपको चेंज करनी है तो कैसे करोगे। उसके बाद टी क्या है यहाँ पे, टेंशन।
तो टेंशन कैसे प्रोड्यूस करोगे, कैसे वैरी करोगे। यहाँ पे ये जो स्लॉटेड वेट्स हमने लगाए हैं, ये अगर मैंने बढ़ाए, सपोज पहले 100 ग्राम रखा तो कुछ टेंशन प्रोड्यूस होगा, 200 ग्राम रखा तो और टेंशन होगा, 300 ग्राम रखा तो और टेंशन होगा। जितना आप वेट बढ़ाते जाओगे उतना टेंशन प्रोड्यूस होते जाएगा। अगर आपने वेट कम किए तो टेंशन कम होगा। इसका मतलब आपको अगर टेंशन वैरी करना है तो हम लोग ये स्ट्रिंग के ऊपर जो वेट लगा रहे हैं उसका यूज़ करके हम लोग टेंशन वैरी कर सकते हैं। उसके बाद एम क्या है, दैट इज़ अ लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। इसके लिए आपको अलग अलग डायमीटर की वायर लेनी पड़ेगी, तो उससे आप लोग लीनियर मास डेंसिटी चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी। तो आपको अगर याद होगा, हम लोगों ने स्ट्रिंग वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग में 3 लॉज स्टडी किए थे। कौन से लॉ स्टडी किए थे? लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड अगर आपको याद होगी, वो लॉज याद होगी, तो वो लॉज नहीं पता तो एक बार वापस वीडियो देख लो, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड, वाइब्रेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है उसको डिटेल में। तो ये तीनों लॉज हम लोग ये सोनोमीटर का यूज़ करके वैरी कर सकते हैं। एक्चुअल में सोनोमीटर का यूज़ यही है। सोनोमीटर क्यों यूज़ किया जाता है? बाय यूजिंग सोनोमीटर वी कैन वेरीफाई द 3 लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। वो तीनों को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो कैसे वेरीफाई करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तीनों लॉज का स्टेटमेंट एंड देन उनका वेरिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2L √T/m। तो लॉ ऑफ लेंथ है, तो इसके लिए हमने टेंशन एंड मास क्या किया था, कांस्टेंट रखा था। टेंशन एंड m मतलब लीनियर मास डेंसिटी, ये दोनों को कांस्टेंट रखा। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दैट मीन्स इफ लेंथ इंक्रीजेस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, लेंथ डिक्रीजेस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो ये दोनों वहाँ पे हमने क्या रखे थे, कांस्टेंट रखे थे। एंड इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये देखा था। तो यहाँ पे n × L इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। सिमिलरली अगर हम ऐसे फ्रीक्वेंसीज चेंज करते गए, मतलब आपने पहले n1 फ्रीक्वेंसी ली, उस वक्त लेंथ नोटिस की L1 इज इक्वल टू n2 फ्रीक्वेंसी ली, लेंथ नोटिस की L2, इन दिस वे, तो सभी का प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ओके, ये है लॉ ऑफ लेंथ। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या प्रोसीजर करेंगे, देखो सोनोमीटर में वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सपोज हमने एक फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लिया, कंसीडर करते हैं। वैसे ट्यूनिंग फॉर्क का एक सेट ही होता है, आप लेबोरेटरी में देखोगे आपके कॉलेज के, तो वहाँ पे वो जो ट्यूनिंग फॉर्क का एक पूरा सेट आपको मिलेगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, 256, 480, 320, ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने लिया 20 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, तो 20 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करके, मतलब रबर पैड के ऊपर हैमर करके हमने वो वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस किए। तो उसके वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होंगे वो स्ट्रिंग को मिलेंगे और स्ट्रिंग वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगी। तो इनिशियली सपोज पेपर राइडर नीचे नहीं गिरा, तो हमें क्या करना है, इसकी लेंथ चेंज करनी है। ये 2 ब्रिजेस, ये वेरिएबल है, ये फिक्स नहीं है, तो इन दोनों की लेंथ हम लोग चेंज करेंगे। तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं किए तो हमने एक तो लेंथ इंक्रीज की या फिर डिक्रीज की, एंड वापस वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के बाद ये वाइब्रेशन उस वायर को मिलेगी, और यहाँ पे एग्जैक्टली एंटी नोड फॉर्म होगा। इसका मतलब ये 2 ब्रिजेस के बीच में नोड फॉर्म हो रहा है और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है। और पेपर राइडर नीचे गिरेगा, जहाँ पे नीचे गिरेगा वहाँ की लेंथ हम लोग मेजर करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे एक स्केल होता है, तो वो स्केल का यूज करके आप इन दोनों के बीच की लेंथ, जहाँ पे वो पेपर राइडर नीचे गिरेगा, आप क्या कर रहे हो, कम ज़्यादा कर रहे हो, कम किया वापस कम किया, तो जिस वाइब्रेशन को वो नीचे गिरेगा वहाँ की लेंथ हम लोग मेजर करेंगे। सपोज वो लेंथ आपको मिली यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, अज्यूम करते हैं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर पे ये पेपर राइडर नीचे गिरा।
अब ये फ्रीक्वेंसी हमने सपोज 30 हर्ट्ज की, मतलब दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लिया 30 हर्ट्ज का, तो उस वक्त ये जो लेंथ ऑब्जर्व किया, वापस वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए और ब्रिजेस की लेंथ चेंज की, जहाँ पे पेपर राइडर गिरेगा वहाँ की लेंथ मेजर की, तो ये हमें नियरली इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मिली। वापस हमने इसको 40 हर्ट्ज किया, मतलब इंक्रीज किया, तो ये हमें नियरली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मिली। ओके, तो ये इसको मैंने नाम दिया N1, ये मिला L1, दिस इज N2, L2, N3, L3। तो जब ऐसे अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए लेंथ मेजर की, तो उस वक्त ऑब्जर्व किया कि ये जो तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब N1 L1 करो कितना मिलता है, दैट इज इक्वल टू 400 हर्ट्ज मिलता है, राइट। सिमिलरली N2 इंटू L2 करो कितना मिलता है, दैट इज नियरली इक्वल टू 420 हर्ट्ज मिलता है। अगर N3 इंटू L3 किया तो नियरली इक्वल टू 400 हर्ट्ज मिलता है। इसका मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये 420 मतलब नियरली ही फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। ओके, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रही है ये नियरली कांस्टेंट मिल रही है सबकी, राइट ना। अगर ये कांस्टेंट मिल रही है इसका मतलब क्या, N1 L1 इज इक्वल टू हम लोग लेंगे कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैंने L1 को इधर शिफ्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट डिवाइड बाय L1, और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, N1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L1, ऐसे हम लोग लिखते हैं। और ये क्या है आपका लॉ ऑफ लेंथ, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड बिटवीन टू एंड्स। तो ये लॉ ऑफ लेंथ वैरी होता है सोनोमीटर में। आप लोग प्रैक्टिकली भी इसको देख सकते हैं, आपके लैब में ज़रूर सोनोमीटर होगा, तो उसमें प्रैक्टिकली ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ में आए? तो ऐसे लॉ ऑफ लेंथ को हम लोग वैरी करेंगे, ऐसे ही हम लोग लॉ ऑफ टेंशन को वैरी करेंगे, लॉ ऑफ मास को भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन क्या है आपको याद है, N इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 2L अंडर रूट T डिवाइड बाई M। तो ये रूट T, ये L को, अब इस वक्त हम लोग इस L को कांस्टेंट रखेंगे, लीनियर मास डेंसिटी स्ट्रिंग भी वही रहेगी, बस हम लोग क्या करेंगे, टेंशन मतलब एक एक वेट निकालेंगे या एक एक वेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट T होता है, ये लॉ ऑफ टेंशन है। इसका मतलब इसको अगर ऐसे हम लोग लिखे N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू रूट T, कॉन्स्टेंट इंटू रूट T, तो ये इस साइड आके डिवाइड होगा, N डिवाइड बाई रूट T इज इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा, राइट ना। सो N1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई T2, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग टेंशन लो, N3 डिवाइड बाई T3 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, देखो अगर आपको वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, अब ये दो ब्रिजेस के बीच में जो लेंथ है वो एज इट इज रखेंगे, उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे वेट चेंज करेंगे। सपोज पहले हमने 400 ग्राम का लिया, कंसिडर करो, ठीक है। 400 ग्राम पे हमें सपोज ट्यूनिंग फॉर्क, नो, पहले हम लोग वेट नहीं लेंगे, पहले हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले आपने वापस उतना ही फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लिया, 20 का, ठीक है। 20 के फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क को हमने हैमर करके देखा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए, लेकिन वेट नीचे नहीं गिरा। फिर हमने क्या किया, यहाँ से जो वेट हमने अटैच किए, सपोज इनिशियली आपने यहाँ पे कंसिडर करो 400 ग्राम इतने वेट अटैच किए हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क को हैमर करके वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, लेकिन ये पेपर राइडर नीचे नहीं गिरा, इसका मतलब लार्ज एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन हमें नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या किया, अभी लेंथ एज इट इज रखी और ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन भी एज इट इज रखे, और हमने क्या किया, एक वेट निकाल लिया। तो वहाँ पे वेट सपोज 300 ग्राम है, अभी कितना हो गया, 300 ग्राम, 100 ग्राम का वेट हमने निकाल लिया सपोज, और 300 ग्राम को जैसे ही हमने हैमर किया तो 300 ग्राम को वो पेपर राइडर नीचे गिरा। इसका मतलब यहाँ पे वेट हमें क्या मिलेगा, 300 ग्राम मिलेगा। ऐसे ही हमने वापस 300 ग्राम के लिए अभी ट्यूनिंग फॉर्क चेंज किया, ट्यूनिंग फॉर्क आपने लिया 40 का, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, एंड वापस आपने उसको हैमर किया। हैमर करने के बाद अभी वेट चेंज नहीं हुआ तो हमें कम करना पड़ा, सपोज हमने 200 ग्राम किया।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, फ्रीक्वेंसी हम लोग इंक्रीज करें, सॉरी यहाँ पे भी इंक्रीज होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हम लिख दो, ये 400 ग्राम आपको करना पड़ा वापस से। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो हमें वेट भी इंक्रीज करना पड़ रहा है, इसका मतलब टेंशन बढ़ाना पड़ रहा है। वेट इंक्रीज कर रहे मतलब क्या करें, टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं। वापस हमने ये 50 हर्ट्ज लिया तो ये 500 ग्राम करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो ऑब्जर्व होगा कि यहाँ पे ये जो वेट है ये भी आपको बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब टेंशन इंक्रीज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस देन वेट, दैट मीन्स टेंशन ऑल्सो इंक्रीजेस। और अगर हमने इन दोनों का रेशो लिया n/√t, इन दोनों का रेशो अगर लिया सबका, तो ये हमें कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। ये कांस्टेंट मिलता है मतलब इससे हम क्या बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू √t होता है। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, दैट मीन्स रूट ऑफ टेंशन। ऐसे हम लोग सोनोमीटर का सेकेंड लॉ भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। क्या है सेकेंड लॉ, फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन when length of the wire, length of the string and linear mass density is constant. At that time tension is directly proportional to fundamental frequency. ऐसे हम लोग वेरीफाई करेंगे थर्ड लॉ जो कि लीनियर मास डेंसिटी का है। उसके बाद है लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। फॉर्मूले में वो डिवाइड बाय √m है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। अब इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग स्ट्रिंग लेंगे। सपोज ये एक स्ट्रिंग हमने ली, दूसरी हमने एक स्ट्रिंग ली जो थोड़ी सी इससे थोड़ी बड़ी है, ठीक है, ऐसे कंसिडर करते हैं। तो ये इसको हमने m1 नाम दिया, इसको हमने m2 नाम दिया, और सेम ऐसे सोनोमीटर को ही उसका कंस्ट्रक्शन हमने करके रखा एंड वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए बाय यूजिंग द ट्यूनिंग फॉर्क। तो पहली स्ट्रिंग के लिए हम लोग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे और उसके सपोज वो पहली स्ट्रिंग का मास m1 है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे और उसकी लेंथ हम लोग मेजर करेंगे तो वो हमें मिली L1। लेंथ मतलब इन दोनों के बीच की लेंथ हम लोग जहाँ पे पेपर राइडर गिरेगा वो लेंथ हम लोग मेजर करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। वापस ये लेंथ पेपर राइडर गिरेगा वहाँ पे लेंथ मेजर करेंगे, वैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएंगे। तो उसके लिए हमें m1 और L1 मिला। सिमिलरली हमने दूसरी स्ट्रिंग के लिए भी सेम प्रोसेस किया, तो उसके लिए हमने मास m2 लिया था तो उसके लिए लेंथ हमें मिली L2। दोनों के लिए लेंथ अलग अलग मिलेगी, ऐसे आप लोग ऑब्जर्व करोगे। लेकिन अगर हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया L1 इंटू √m1 एंड L2 √m2 अगर हमने लिया तो ये हमें कांस्टेंट मिलता है। ये क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। तो लीनियर डेंसिटी का लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या है, डिवाइड बाय √m है। ये कैसे वेरीफाई ले, यहाँ पे थे हमने लेंथ का मल्टीप्लिकेशन लिया है, तो ये हम वेरीफाई करते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करके हमें कांस्टेंट मिल रहा है और n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, √m होगा, सॉरी। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m होगा। ऐसे हम लोग थर्ड लॉ का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, बाय यूजिंग द, यहाँ पे आपको लेंथ मेजर करनी है, फ्रीक्वेंसी चेंज करो लेकिन लेंथ मेजर करते जाओ, और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आता है तो समझ लो कि आपका थर्ड लॉ भी वेरीफाई हो रहा है। तो ऐसे तीनों लॉ को प्रैक्टिकली आप लोग अपनी लैबोरेटरी में वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। तो समझ में आया, लॉ ऑफ लेंथ क्या है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लॉ ऑफ टेंशन है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मास डेंसिटी। ऐसे तीनों लॉ का वेरिफिकेशन आप लोग बाय यूजिंग सोनोमीटर कर सकते हैं। तो प्रोसीजर ऑलरेडी आपके नोट्स में भी दी है, बुक में भी दी है, कैसे करना है तो वो आपको समझ में आएगा। जब सोनोमीटर एक्चुअल में आप हैंडल करोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। एक्चुअली ये थेरोटिकल पार्ट है तो थोड़ा आपको क्रिटिकल, आपने देखा ही नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट जब आप लॉ एक्चुअल में वेरीफाई करोगे तो आपको बराबर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सोनोमीटर।
देखते हैं इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट बुक में। न्यूमेरिकल देखो क्या है। A sonometer wire of length 50 centimeter is stretched by keeping weights equivalent of 3.5 kg. The fundamental frequency of vibration is 125 Hz. Determine the linear density of the wire. मतलब इन्होंने टेंशन दिया है एंड लेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, और उसका यूज़ करके हमें क्या निकालना है, लीनियर डेंसिटी मतलब स्मॉल m निकालना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लो। गिवन लेंथ L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो हमें मिलेगा 0.5 मीटर। आफ्टर दैट मास इज गिवन m इज इक्वल टू 3.5 kg। इससे हमें टेंशन निकालना है। टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन m इंटू जी। क्योंकि स्लॉटेड वेट हम ऐसे यहाँ पे लगाते हैं तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, वेट। वेट मतलब क्या होता है, मास इंटू जी, और टेंशन इज डायरेक्शन, सो बोथ आर कांस्टेंट। ओके, सो टी इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिलेगा m इंटू जी। m कितना है यहाँ पे 3.5, और g हम कितना लेंगे इंटू 9.8 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 34.3 न्यूटन। ये हमें टी मिला। आफ्टर दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन n इज इक्वल टू 125 हर्ट्ज। तो अभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबसे पहले क्या है वो लिख लो, और हमें लीनियर डेंसिटी निकालने बोला है। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है वो, n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2l अंडर रूट टी डिवाइड बाई m। तो सबसे पहले ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका होल इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमें मिलेगा n स्क्वायर डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4l स्क्वायर, टी स्क्वायर रूट निकल जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा t डिवाइड बाय m। हमें निकालना है m, तो m को इधर शिफ्ट करो, n स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो, तो क्या मिलेगा m इज इक्वल टू 1 इंटू टी, यहाँ पे t मिलेगा, डिवाइड बाय 4l स्क्वायर, डिवाइड ही रहेगा, और ये n स्क्वायर इस साइड आके डिवाइड होगा। वैल्यूज पुट करो, क्या आएगी, इज इक्वल टू m, t क्या है 34.3 डिवाइड बाय 4 इंटू l क्या, l स्क्वायर मतलब 125 का स्क्वायर, तो मैं 125 इंटू 125 करती हूँ, ठीक है। n स्क्वायर क्या है, n मतलब एक मिनट, सॉरी, n स्क्वायर 125 ऑलरेडी लिखा है। l क्या है, l 0.5 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, 0.25 होता है, राइट ना। n स्क्वायर मतलब 125 का स्क्वायर मैंने 2 बार लिखा, क्यों लिखा समझ में आएगा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। चाहे तो आप लोग लॉग टेबल का यूज करके डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको विदाउट लॉग टेबल करना है तो उसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो m इज इक्वल टू 34.3 डिवाइड बाय 4 एज इट इज रखो। इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 125 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1000 डिवाइड बाय 8, चलेगा, कोई प्रॉब्लम है। 125 को 1000 डिवाइड बाय 8 के फॉर्म में लिखो, इनटू सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 डिवाइड बाय 8। इससे बहुत इजी कैलकुलेशन होगा, देखो। और 0.25 का स्क्वायर क्या होता है, 0.25 होता है। 0.25 को भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं, देखो, m इज इक्वल टू 34.3 एज इट इज रखो, डिवाइड बाय 4 एज इट इज रखो, इनटू ये 1000 मतलब क्या होता है 10⁻3, इनटू ये 1000 मतलब 10⁻3 डिवाइड बाय 8 8 जा 64, इनटू ये 0.25 को हम लोग 1 डिवाइड बाय 4 लिख सकते हैं। देखो 0.25 4 जा कितना होता है 100 होता है, तो 1 डिवाइड बाय 4 हम लोग इसको लिख सकते हैं, ताकि ये 4 एंड ये 4 कैंसिल हो जाए और ये 64 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो m इज इक्वल टू हमें मिलेगा 34.3 इंटू 64 डिवाइड बाय क्या होता है 10⁻6, राइट। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो आप तो इजीली कर सकते हो, यहाँ 125 इंटू 125 करना पड़ता, उसके बाद 34.3 को डिवाइड करना पड़ता, तो उसके लिए लॉग टेबल आपको यूज ही करना। वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, अगर आपको लॉग टेबल यूज नहीं करना है तो आप इस मेथड से करो, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो इजीली कर सकते हो।
तो इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 2195.2 एंड ये जो 10⁻6 है ऊपर जाके क्या बनेगा 10⁻⁻6 बनेगा 10⁻⁻6। अब इसको अगर आपको किलोग्राम के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करो, इसका -3 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिलेगा, मतलब हम 3 डिजिट आगे आएंगे तो इसके 3 डिजिट कम होंगे, मतलब हमें मिलेगा 2.1952 इंटू 10⁻⁻3 बढ़ गया, मतलब -6 से -3 हो गया क्योंकि हमने लेफ्ट में 3 डिजिट शिफ्ट कर लिए। ठीक है, ये क्या होगा इसका यूनिट मास, लीनियर मास डेंसिटी है ना इसका। ऐसे भी रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये होगा लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब किलोग्राम पर मीटर, मतलब मीटर/-1, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, समझ में, ऐसे सॉल्व करना है इसको। उसके बाद आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, देखो 2 wires of the same material and same cross section are stretched on a sonometer। 2 वायर्स दी है, सेम मटेरियल की है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, सेम मटेरियल की है, मतलब उनकी लीनियर मास डेंसिटी भी सेम रहेगी। 1 वायर इज लोडेड विथ 1.5 kg, एक का टेंशन दिया है 1.5 kg एंड अनदर इज लोडेड विथ 6 kg, मतलब M1 कैपिटल M2 दिया है वेट। The vibrating length of first wire is 60 centimeter, L1 दिया है 60 centimeter, and its fundamental frequency of vibration is the same as that of the second wire। मतलब दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन्होंने सेम बोली है। कैलकुलेट वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द अदर वायर, मतलब हमें L2 निकालना है। 2 वायर्स दी है तो दोनों की जो जो चीज़ें दी है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन पहले लिखो 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब उनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम दिया है, A1 = A2। अगर दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है मतलब मास पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब लीनियर मास डेंसिटी जो है दोनों की इक्वल लेंगे हम लोग। सपोज हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों का मास दिया है M1 = कितना दिया है 1.5 kg एंड M2 कितना दिया है 6 kg। तो टेंशन क्या होगा, T1 = 1.5 इंटू जी हम लोग 10 ले लेते हैं एंड T2 क्या रहेगा 6 इंटू 10 न्यूटन। इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में कैंसिल होंगे ये दोनों, तो मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, जब ऐसे 2 के एग्जाम्पल रहते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन में ही रहने दो, बाद में बराबर वो कंसेप्ट कैंसिल हो जाती है टर्म। ठीक है, तो अभी आगे देखो क्या दिया है, L1 दिया है उन्होंने, और L1 कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, और बोला है 60 सेंटीमीटर = 0.6 मीटर होता है, और बोला क्या है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 दोनों की क्या है, इक्वल है, N1 = N2 है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो दोनों का क्या है। N1 का फॉर्मूला क्या है 1/2L1 √T1/M1 आएगा, = 1/2L2 √T2/M2। ओके, हमें निकालना क्या है, L2 निकालना है, L1 पता है। तो सबसे पहले तो टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 एंड ये 2 तो कैंसिल होगा, M1 भी कैंसिल होगा, क्योंकि देखो यहाँ M1 = M2, यहाँ पे बस M लेते हैं हम लोग, तो MM सेम है तो ये MM भी कैंसिल होगा, और बची हुई टर्म्स को अभी हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो ये L2 को इधर शिफ्ट करो एंड √T1 को इधर शिफ्ट करो, तो क्या होगा L2 इस साइड आके ऊपर आएगा, यहाँ डिवाइड है तो इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या क्या बचता है, देखो यहाँ पे बस √T2 बचता है ना, इनटू ये भी कैंसिल, ये L2 इधर शिफ्ट हो गया तो √T2। यहाँ पे क्या बचा देखो L1 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय ये √T1 नीचे आएगा। सो दैट इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं L1 इंटू ये स्क्वायर रूट में लिखो a की, तो T2 मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय T1 होगा, T2 ऊपर एंड T1 नीचे। ठीक है, और क्या बाकी रह गया, बस अभी वैल्यूज डाल दो। तो क्या आएगा देखो आंसर, L2 = L1 कितना है 0.6 है, इंटू T2 कितना है, T2 एज इट इज रखो 6 इंटू 10 डिवाइड बाय T1 कितना है 1.5 इंटू 10। तो देखो दोनों का 10 कैंसिल होता है
इज इक्वल टू 0.6 एज इट इज रहेगा। 1.56 कितना होता है, √4 होता है। तो √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, मतलब 0.6 इंटू ये क्या बनेगा 2, दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर मिलेगा हमें, दैट इज 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें क्या मिला, L2 मिला। अगर मीटर में ही रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.2 मतलब देखो यहाँ पे लेंथ कितनी है 60, यहाँ पे लेंथ डबल हो गई, लेंथ क्या हुई, डबल हुई, क्योंकि मास हमने मास चेंज किया है। मास पहले 1.5 था, फिर 6 किया, मास इंक्रीज किया, तो बराबर है टेंशन बढ़ेगा और यहाँ पे लेंथ डबल हो गई। ओके, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, आपकी बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है। अ वायर हैज लीनियर डेंसिटी 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, per meter only, sorry. It is stretched between two rigid support with a tension of 360 Newton. The wire resonates at a frequency of 420 Hz and 490 Hz in two successive modes. Find the length of the wire. देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग इन्होंने दिया है, 2 सक्सेसिव मोड्स बोला है। उसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लो, गिवन। लीनियर डेंसिटी मतलब m आपको दिया है, कितना दिया है, दैट इज 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। इट इज स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स विद टेंशन T इज इक्वल टू 360 न्यूटन। रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद एक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सपोज NP हमने ली, NP कितनी दी है 420 हर्ट्ज। 2 सक्सेसिव मतलब NP, सपोज ये N1 है तो उसके बाद N2 रहेगा, N2 है तो N3 रहेगा, N3 है तो N4 रहेगा, वो उन्होंने नहीं दिया। तो अगर ये मैंने NP लिया तो सक्सेसिव नेक्स्ट क्या रहेगा, NP+1 आएगा, इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 490 हर्ट्ज दिया है। और बोला है कि लेंथ फाइंड आउट करो, L निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो क्या होता है। NP इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो NP है, यहाँ N1 होता तो हम क्या लेते 1/2L, तो NP है तो क्या लेंगे P/2L लेंगे। फॉर्मूला आपको याद होगा, P/2L √T/m, मतलब सक्सेसिव मोड से फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए। N0 है तो यहाँ 1 आया था, फिर आगे के लिए P/2L 3/, सक्सेसिव मोड्स ऐसे बढ़ते जाते, मतलब हार्मोनिक्स बढ़ते जाएंगे। NP है तो P हार्मोनिक्स, NP+1 है तो NP+1 हार्मोनिक्स। तो यहाँ NP+1 क्या आएगा, P+1 / 2L √T/m। ठीक है, तो अभी हमें निकालना क्या है, यहाँ पे लेंथ निकालनी है। तो कोई तो भी P हमें पता होना चाहिए। तो P अगर हम निकाल लें, ये P अगर हमें पता चल जाए तो उसका यूज़ करके हम लोग लेंथ निकाल सकते। तो सबसे पहले तो हम लोग P निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे। तो अगर हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, देखो NP / NP+1 इज इक्वल टू P/2L √T/m डिवाइड बाय P+1 / 2L √T/m। तो ये कैंसिल होगा, इसका 2L कैंसिल होगा, ये दोनों टर्म्स हमें पता है, P/P+1 बचेगा। तो यहाँ पे NP कितना है 420 डिवाइड बाय NP+1 कितना है 490, P हमें पता नहीं है, निकालना है, P+1 निकालना है। ठीक है, तो ये 0 0 गेट कैंसिल, 42 / 49 इज इक्वल टू P/P+1। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 42 × P+1 इज इक्वल टू 49P, 42 से मल्टीप्लाई कर दो, 42P + 42, एक मिनट, 42P + 42 इज इक्वल टू 49। हमें P निकालना है, तो ये 42P को इधर शिफ्ट करो ताकि ये प्लस ही रहेगा, और 42 एज इट इज रखो। तो 49P - 42P इज इक्वल टू बनेगा 42। दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 7P इज इक्वल टू 42, सॉरी 42। सो P इज इक्वल टू बनेगा 42 / 7 इज इक्वल टू 6। P हमें मिल गया। अब कौन से भी इक्वेशन में P की वैल्यू डालो, आपको L मिल जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं रफ करती हूँ, फिर हम इस इक्वेशन में पी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एल मिलेगा। एक्चुअली हमारा मेन एम क्या है, हमें एल निकालना है, ठीक है। तो इसको पहले कॉपी कर लो। सो पी हमें पता है 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n6 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2l अंडर रूट टी डिवाइड बाई एम। टी पता है, एम पता है, अब हमें निकालना क्या है, एल निकालना है। तो हम एल को इधर शिफ्ट करेंगे एंड n6 को इधर शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, एल इज इक्वल टू, ये 6 एज इट इज रहेगा डिवाइड बाई 2 अंडर रूट n6 एज इट इज रहेगा एंड अंडर रूट टी डिवाइड बाई एम भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी उसकी वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्टली, बराबर आंसर मिलेगा आपको। वैल्यू 6 एज इट इज रहेगी डिवाइड बाई 2 इंटू n6 क्या है 420 है, तो ये हम लिखेंगे 420 अंडर रूट टी की वैल्यू क्या है 360 न्यूटन, तो इसको हम लोग 360 लिखेंगे डिवाइड बाय एम कितना दिया है 4 इंटू 10⁻³ तो ये कितना बनता है देखो 4 9 जा, मतलब ये 90 बनेगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 420 अंडर रूट, ये 9 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 9 इंटू 10 90, और ये 10⁻³ ऊपर जाके बनेगा 10⁻+3 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो हम लिखेंगे 6 इंटू ये 9 बाहर आके 3 बनेगा इंटू ये क्या है 10⁻⁴, 10⁻⁴ बाहर आके क्या बनेगा 10⁻² बनेगा। एम आई क्लियर, क्योंकि 2 से 1 स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो वो 10⁻² बनेगा डिवाइड बाय 2 इंटू 420 एज इट इज, ठीक है। अब डिवीजन हम लोग कर सकते हैं, तो ये बनेगा 2 3 जा 6, 420 को डिवाइड करना है तो ये कितना बनता है देखो, दैट इज 3 3 जा 9, 9 इंटू 100 बनेगा 900 डिवाइड बाय 420, तो ये 0 0 गेट कैंसल, 42 जा 2 इसका आंसर आता है 2.14। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं आता है तो फिर आप लोग लॉग टेबल यूज करो, ठीक है। ये आएगा 2.14 मीटर, ओके। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एल ही निकालना था, दैट इज 2.14, अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो 214 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आया, फिर ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये आपकी बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है, ऑलरेडी दिया है, और एक न्यूमेरिकल है सॉल्व न्यूमेरिकल, वो आप लोग सॉल्व करो, नहीं आता है तो वैसे मुझे पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सोनोमीटर के ऊपर इतने ही न्यूमेरिकल्स थे, एक ही न्यूमेरिकल उन्होंने पूछा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो बच्चों आज मैं यहीं पे रुकती हूँ, सोनोमीटर का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक दैट इज़ बिट्स वो लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।